नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे सीरीज नंबर 35। और दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को आप प्रेस जरूर कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से प्राप्त होता रहे। दोस्तों आज की जो अपनी यहाँ पे क्लास रहने वाली है उसमें अपन ने लगभग 90 क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हैं जो बायोमैकेनिक्स और किन्शोलॉजी से संबंधित रहेंगे। तो दोस्तों क्लास को एक बार ज़रूर आप सभी लोग शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर कर ले। और जो आज की सीरीज़ रहेगी दोस्तों वो रहने वाली है यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीरीज़ नंबर 35। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सीरीज़ नंबर 35 रहेगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको जो कल सुबह 9 बजे ध्यान रखना है। साथ ही में मैं आपको ये बता देता हूँ कि कल सुबह 9 बजे यहाँ पे थ्योरी की क्लास रहेगी। उसमें जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है दोस्तों कोशिका। ध्यान रखना है दोस्तों, कोशिका का टॉपिक रहेगा। उसका जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 2 कल इंपॉर्टेंट कोशिका का रहेगा, तो आप उसको जरूर ले। सुबह 9 बजे आप जरूर थ्योरी की क्लास में जुड़ते रहे। तो एक बार क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिए दोस्तों। फिर अपन यहाँ पे क्लास को शुरू करने वाले हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों। प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना है। एक बार मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, फिर अपन यहाँ पे चलने वाले हैं नॉन स्टॉप यहाँ पे प्रश्नों का आंसर देते हुए चलेंगे दोस्तों। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे गति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे गति विज्ञान जिसे अपन किन्शोलॉजी कहते हैं, किन्शोलॉजी का पिता किसे कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बता रहा है। अरस्तु, के वर्मा, आर्किमिडीज। प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है गति विज्ञान का जो पिता है वो रहने वाला है अरस्तु। ध्यान रखना है दोस्तों, अरस्तु को किन्शोलॉजी या गति विज्ञान का पिता कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है गति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, यानी किन्शोलॉजी होती है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। शरीर रचना, शरीर से संबंधित गतिविधियों का, शरीर क्रिया विज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे शरीर से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन गति विज्ञान के अंदर या किन्शोलॉजी के अंदर किया जाता है। और दोस्तों जल्द ही आपको मैं बता दूं, जल्द ही आपको 500 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना दोस्तों, 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाएगी जहां से लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा वो रहने वाला है यहाँ पे किन्शियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है। दोस्तों जो किन्शियोलॉजी शब्द है इसकी उत्पत्ति है वो अपने को यहाँ पे बताना है, कौन सी भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। दोस्तों किन्शियोलॉजी से हिंदी में अपन बोलते हैं गति विज्ञान, गति विज्ञान के नाम से जानते हैं दोस्तों इसे। तो इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, प्रश्न नंबर 3, और बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये प्रश्न। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का ग्रीक भाषा। ध्यान रखना है ग्रीक भाषा से हुई है, और ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से, एक काइनेन दूसरा लॉजी से मिलकर किन्शियोलॉजी की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी से टाइप करते रहिए। आप ऑप्शन प्रश्न नंबर 4 रहेगा मानव शरीर को गति प्रदान करते हैं, यानी मनुष्य के जो शरीर है इसको गति प्रदान कौन करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। शरीर के जोड़, मांसपेशियाँ, इनमें से कोई नहीं, या फिर रक्त। मानव को यहाँ पे मूवमेंट या गति कौन प्रदान करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला शरीर के जो जोड़ होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे जो जितने भी जॉइंट्स होते हैं शरीर के वो शरीर को गति प्रदान करते हैं, लेकिन किसके माध्यम से, तो वो मांसपेशियों के माध्यम से और हड्डियों के माध्यम से गति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा यहाँ पे किन्सिस शब्द का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पे जो काइनेन और जो लॉजी 2 शब्दों से मिलकर किन्शियोलॉजी बनती है, तो उसमें से जो किन्सिस है इस शब्द का अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। गति, चपलता, शक्ति या लचीला, सहनशीलता। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है गति, जिसे अपन किन्शियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। किन्सिस दूसरा लॉजी। ध्यान रखना है एक शब्द है किन्सिस, दूसरा है लोगस, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो किन्सिस है इसका अर्थ होता है गति, और लोगस का अर्थ क्या होता है वो अपन नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा वो रहने वाला है यहाँ पे लोगस। लोगस जी जब ग्रीक भाषा का शब्द है का अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। किन्शियोलॉजी ध्यान रखना है, किन्शियोलॉजी है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक काइनन और दूसरा लोगस।
जो काइनन होता है उसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे गति, और जो लोगस होता है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर अध्ययन, यानी गति का जो अध्ययन किया जाता है वो किनेसियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे आप, क्लास को शेयर करने में कमी ना रखे दोस्तों। विज्ञान क्रमबद्ध सुगठित ज्ञान है जो आधारित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 7 में कि विज्ञान क्रमबद्ध सुगठित ज्ञान है, लेकिन ये किस पर आधारित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रशिक्षित, सत्यापित, सुव्यवस्थित एवं वर्गीकृत प्रक्षेपणों पर या फिर उपरोक्त सभी पर। विज्ञान क्रमबद्ध सुगठित ज्ञान है जो आधारित किस पे है, प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर रहेगा दोस्तों ये हमने उपरोक्त सभी, इन पर मिलकर विज्ञान बनती है कि सत्य भी होता है, इसमें प्रशिक्षित होता है और सुव्यवस्थित और वर्गीकृत यानी मापदंड इनके निर्धारित होते हैं। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, वैज्ञानिक किसे मिलाकर नए विज्ञान गति विज्ञान का निर्माण करते हैं। दोस्तों यहाँ पे वैज्ञानिक है वो किसे मिलाकर नए विज्ञान जिसे अपन गति विज्ञान कहते हैं का निर्माण करते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शरीर रचना विज्ञान, क्रिया विज्ञान, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यानी क और ख दोनों, यानी जो वैज्ञानिक है वो शरीर रचना विज्ञान जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, एनाटॉमी, और जो शरीर क्रिया विज्ञान जिसे अपन फिजियोलॉजी के नाम से, इन दोनों को मिलाकर गति विज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, गति विज्ञान दो ग्रीक शब्द, ध्यान रखना है दोस्तों, मिलकर बनाए कौन कौन से हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पहले भी अपन ने देख लिया है दोस्तों इनके बारे में कि गति विज्ञान कौन सी भाषा से, तो ग्रीक भाषा के, कितने शब्दों से, 2 शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से, तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे किनेसिस प्लस लोगस। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे किनेसिस प्लस लोगस। अब किनेसिस का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है यहाँ पे गति, और जो लोगस है इसका अर्थ होता है अध्ययन, यानी गति का जो अध्ययन किया जाता है वो गति विज्ञान या किनेसियोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 को थोड़ा एडजस्ट करना है दोस्तों, 2 स्लाइड के अंदर ये आ गया है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। अरस्तु ने गति अध्ययन के संबंध में पुस्तकों की रचना की है। अरस्तु ने कौन सी पुस्तकों की रचना की, वो अपने को यहाँ पे बताना है। गति के संबंध में कौन सी पुस्तकों की रचना की है, पार्ट्स ऑफ एनिमल, मूवमेंट ऑफ एनिमल, प्रोग्रेसिव ऑफ एनिमल, या फिर उपरोक्त सभी। अरस्तु ने गति के अध्ययन के लिए कौन सी पुस्तकों की रचना की, पार्ट्स ऑफ एनिमल, मूवमेंट्स ऑफ एनिमल, या फिर प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल। प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। ध्यान रखना है उपरोक्त सभी इन तीनों पुस्तकें याद रखना है, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल, मूवमेंट्स ऑफ एनिमल और पार्ट्स ऑफ एनिमल। ये तीनों ही जो शब्द है, तीनों ही पुस्तक है वो यहाँ पे अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड को सेट कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गति विज्ञान को विकसित करने में भूमिका निभाई, यानी जो किनेसियोलॉजी है इसको विकसित या डेवलपमेंट करने में किसने भूमिका निभाई, या इसके जनक कौन है, ये भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अरस्तु है वो गति विज्ञान का जनक है, और इसने ही विज्ञान को विकसित या डेवलप करने के लिए, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 रहेगा, विज्ञान क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान है, ये कथन किसका है, वो अपने यहाँ पे बताना है। ये कथन है वो कैसा है, सत्य है, असत्य है, संदिग्ध है, इनमें से कोई नहीं। विज्ञान क्रमबद्ध है और सुसंगठित है, तो ये कथन क्या सत्य है या असत्य है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर रहेगा दोस्तों विज्ञान क्रमबद्ध और सुसंगठित, अपने देख लिया पिछले क्वेश्चन में, तो इसका मतलब सही शब्द है सत्य कथन रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, मानव शरीर में मूलभूत संधियों की गतिविधियां है, मानव शरीर में मूलभूत संधियों की गतिविधियां कौन सी है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। फ्लेक्शन, रोटेशन, एक्सटेंशन, या फिर उपरोक्त सभी, यानी जोड़ों से संबंधित इन पे जो मूवमेंट होते हैं, इन पे जो संधियां होती है वो कौन सी है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी ये सभी है क्योंकि जोड़ों पर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, एबडक्शन, हाइपरडक्शन, ये जो सभी मूवमेंट होते हैं वो यहाँ पे होते हैं।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, मांसपेशियों की गति, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे मांसपेशियों की गति की ज्यामितीय व्याख्या एवं रचना का श्रेय जाता है, वो किसे जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मांसपेशियों की गति की ज्यामितीय व्याख्या में रचना का श्रेय किसे जाता है? अरस्तु को, रूसो को, न्यूटन को या कॉमेट को? प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे जो अरस्तु है उसने ही गति यानी मूवमेंट्स का है वो ज्यामितीय यानी किन्सियोलॉजी का है वो बायोमैकेनिक्स के द्वारा अध्ययन करके इसकी रचना का श्रेय जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, किन्सियोलॉजी जिसे अपन गति की विज्ञान के नाम जानते हैं का अध्ययन का श्रेय है, यानी किन्सियोलॉजी है या गति की विज्ञान है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, भौतिकी एवं गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति। प्रश्न नंबर 15 इजी रहेगा दोस्तों और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ध्यान रखना है यानी शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे रचना और क्रिया दोनों विज्ञानों का यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, मांसपेशियों में ज्यामितीय व्याख्या करने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है या किसको जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी मांसपेशियों में बायोमैकेनिक्स का जो फॉर्मूला है या बायोमैकेनिक्स की जो व्याख्या है एक्सप्लेन करने का जो सर्वप्रथम श्रेय गया है वो किसे जाता है? अरस्तु को, न्यूटन को, के वर्मा या फिर लिंक को? इनमें से कौन सा रहेगा दोस्तों ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 16 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अरस्तु को सबसे पहले गति के विज्ञान में मांसपेशियों में जो मूवमेंट होता है यानी गति होती है और उसका जो बायोमैकेनिक्स है ध्यान रखना है ज्यामितीय है उसके बारे में बताया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों। गति विज्ञान में मानवीय निष्पादन से संबंधित गतियों का अध्ययन है, ये कथन अपने को यहाँ पे बताना है सत्य है या असत्य है। यानी गति की विज्ञान में किन्सियोलॉजी के अंदर जो मानवीय जितनी भी क्रियाएं की जाती है उनका अध्ययन किया जाता है, तो ये सत्य है या असत्य है? प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे ये कथन सत्य है, क्योंकि जो गति की विज्ञान है इसमें मानव की जितनी भी मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन ये जितनी भी क्रियाएं होती है इनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, किस विद्वान ने चलने की क्रिया का विश्लेषण एवं विवेचन किया है? दोस्तों यहाँ पे कौन सा विद्वान है जिसने चलने और फिरने जितनी भी क्रियाएं हैं इनका एनालिसिस या विश्लेषण किया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। गैलीलियो, आर्किमिडीज, अरस्तु। यानी चलने फिरने का चलने की जो क्रिया है मतलब गति की क्रिया है, मूवमेंट है इसके अंदर, और इनका विवेचन या विश्लेषण किसने किया है? प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अरस्तु। ध्यान रखना है अरस्तु ने गति की या चलने फिरने की क्रियाओं का मूवमेंट का विश्लेषण किया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 रहेगा प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। जोसेफ, आर्किमिडीज, रूसो या अरस्तु? प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स पहले भी अपन ने प्रश्न देख लिया है दोस्तों ये, तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स है वो अरस्तु की पुस्तक रहेगी दोस्तों, क्योंकि अरस्तु ने 3 पुस्तकें लिखी थी, प्रोग्रेसिव ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल और एक पुस्तक है वो भी अपने को यहाँ पे मिल जाएगी मूवमेंट्स ऑफ एनिमल। सॉरी दोस्तों। दूसरा प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों यहाँ पे पार्ट्स ऑफ एनिमल नामक पुस्तक के लेखक कौन है वो भी अपन ने यहाँ पे देख लिया है कि 3 पुस्तकें लिखी थी किसने? अरस्तु ने। ध्यान रखना है 3 पुस्तकें अरस्तु ने लिखी थी। वो 3 पुस्तक कौन सी है? एक तो है यहाँ पे प्रोग्रेसिव ऑफ एनिमल्स, दूसरी पार्ट्स ऑफ एनिमल और तीसरी रहेगी दोस्तों यहाँ पे मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स। यानी जो तीनों पुस्तक है दोस्तों वो लिखने वाला कौन है? तो वो यहाँ पे ध्यान रखना अपने को अरस्तु रहेगा। तो प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 दोनों का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अरस्तु। ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 22। सीधा प्रश्न नंबर 22 देखेंगे दोस्तों। सर आइजैक न्यूटन, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन ने नियम प्रतिपादित किए, यानी न्यूटन ने कौन से नियम प्रतिपादित किए हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। खाद्य संबंधी नियम, गति के 3 नियम, क और ख दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है
गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे, वो न्यूटन के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे चलने की क्रिया में अरस्तु द्वारा गतियों का उल्लेख किया गया। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे चलने की क्रियाओं में अरस्तु द्वारा गतियों का उल्लेख किया गया। घूर्णन गति में, स्थानांतरित गति में, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, यानी ध्यान रखना है रोटेशन घूर्णन और ट्रांसलेटरी स्थानांतरित गति दोनों के अंदर यहाँ पे अरस्तु के द्वारा गतियों का अध्ययन या चलने का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 रहेगा, गति विज्ञान को कहा जाता है। दोस्तों जो गति विज्ञान है, किन्सोलॉजी है, उसको क्या कहा जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। बल विज्ञान, पेशीय विज्ञान, अंग संचालन विज्ञान या फिर ये सभी। गति विज्ञान को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, यानी बल विज्ञान यानी फोर्स से संबंधित है, पेशियों से संबंधित है, अंग संचालन यानी उपरोक्त सभी है वो किन्सोलॉजी के अंतर आते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे गति के विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 रहेगा यहाँ पे, विराम के विपरीत दिशा को कहते हैं। दोस्तों विराम यानी एक जगह रुकना है, इसकी विपरीत दिशा को अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। विराम का अपोजिट या विपरीत क्या रहेगा? गति, सहनशीलता, लचक, शक्ति। प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, अगर एक विराम की अवस्था यानी स्थिर और इसके अपोजिट या विपरीत रहेगा दोस्तों यहाँ पे गति यानी मूवमेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26। और क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, आप क्लास को शेयर और लाइक करने में कमी ना रखें। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, गति का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों गति का है, इसका अध्ययन किस में किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। शुद्ध गति विज्ञान में, बल गति विज्ञान, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे गति का अध्ययन किस में किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी उपरोक्त दोनों के अंदर गति का अध्ययन किया जाता है। यानी शुद्ध गति विज्ञान भी आएगी और बल गति विज्ञान, दोनों मिला के गति का अध्ययन करती है। लेकिन शुद्ध गति विज्ञान किस में आती है तो वो यहाँ पे ध्यान रखना, काइनेमेटिक्स, और बल गति विज्ञान वो काइनेटिक्स के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे, वस्तु में दोनों एक साथ हो सकती है। दोस्तों वस्तु है, कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है, उसमें दोनों एक साथ हो सकती है, तो क्या एक साथ हो सकती है वो अपने को यहाँ पे बता रहा है। सरल रेखीय गति और गुणन गति हो सकती है एक साथ, विराम और गति दोनों एक साथ हो सकती है, या फिर कै और ख दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। वस्तु में दोनों एक साथ हो सकती है, सरल रेखीय गति और गुणन गति, विराम और गति, या फिर दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 27 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ध्यान रखना है वो रहेगा यहाँ पे सरल रेखीय यानी लीनियर मोशन और घूर्णन गति जिसे अपन रोटेशन मोशन के नाम से जानते हैं, दोनों एक साथ हो सकती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28। और क्लास दोस्तों कल सुबह 9 बजे, ध्यान रखना है कल सुबह 9 बजे आपको थ्योरी की क्लास एनाटॉमी में कोशिका यानी सेल का पार्ट नंबर 2 रहेगा, तो आप 9 बजे जरूर क्लास में पहुंचे दोस्तों। कल सुबह 9 बजे थ्योरी की क्लास इंपॉर्टेंट यानी कोशिका सेल से संबंधित रहेगी, पार्ट नंबर 2 वो जरूर आप ज्वाइन करें। प्रश्न नंबर 28 देखें दोस्तों, यहाँ पे गति एवं विराम सापेक्षिक शब्द है, ये कथन है। गति और विराम ये सापेक्षिक शब्द है, ये सही है या गलत, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों गति और विराम सापेक्षिक का मतलब है विपरीत है या नहीं, यानी गति के एक तरफ गति हो रही है, दूसरी तरफ विराम की अवस्था आती है, यानी विराम के विपरीत गति होती है, तो ये सापेक्षिक है या नहीं। प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सत्य है, यानी गति की अवस्था की विपरीत अवस्था कौन सी होती है? विराम की। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, मानव शरीर एक जटिल रचना नहीं है, ये कथन कौन सा है? सत्य है, असत्य या संदिग्ध, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मानव शरीर एक जटिल संरचना नहीं है या है, यह अपने को बताना है। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ये असत्य कथन है, क्योंकि मानव शरीर की जो रचना है वो एक जटिल संरचना रहेगी दोस्तों, जटिल संरचना है मानव शरीर की, तो ये असत्य रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों,
मानव शरीर एक जटिल रचना है जिस पर सिद्धांत लागू होते हैं। कौन से सिद्धांत लागू होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। यांत्रिकी, जैव यांत्रिकी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है मानव शरीर एक जटिल संरचना और इस पर यांत्रिकी और जैव यांत्रिकी ध्यान रखना है, यानी मैकेनिक्स और बायोमैकेनिक्स दोनों के सिद्धांत फॉर्मूले लागू होते हैं। मैकेनिक्स और बायोमैकेनिक्स दोनों के फॉर्मूले यहाँ पे लागू होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, मानव शरीर का प्रभावशाली ढंग से क्रियाशील होना आधारित है या कार्यशील होना आधारित है, किस पर डिपेंड रहेगा। यानी मानव शरीर है वो सही तरीके से कार्य कर सके, ये किस पर आधारित होता है। जैव यांत्रिकी और पेशी एनाटॉमी, न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यानी क और ख दोनों, यानी जे बायोमैकेनिक्स, पेशी एनाटॉमी और न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी दोनों के अंदर यहाँ पे कार्यशील होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 रहेगा गति विज्ञान के नियमों का प्रयोग किया जाता है, ये नियम लिए गए हैं, किससे लिए गए हैं, ये नियम अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों गतिकी विज्ञान के जो नियमों का प्रयोग किया जाता है ये नियम किससे लिए गए हैं। जैव यांत्रिकी विज्ञान से लिए गए हैं या फिर अभ्यास मनोविज्ञान, जैव रसायन और खेल मनोशास्त्र, समाजशास्त्र या फिर उपरोक्त सभी। गति विज्ञान के जो नियम लिए गए हैं दोस्तों वो किससे लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 32 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे, वो यह रहेगा उपरोक्त सभी। ध्यान रखना है उपरोक्त सभी से जैव यांत्रिकी हो, चाहे अभ्यास मनोविज्ञान हो, जैव रसायन और खेल समाजशास्त्र हो, ये सभी है गतिकी विज्ञान किन्सोलॉजी के अंदर आने वाले नियमों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न उत्तरी आपको जरूर थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। गति विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे गति की विज्ञान किन्सोलॉजी है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। गति की गुणवत्ता का, संपूर्ण मानव स्वास्थ्य, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। प्रश्न नंबर 33 में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त दोनों, यानी क और ख, यानी गति की गुणवत्ता का अध्ययन करते हैं और संपूर्ण मानव की स्वास्थ्य का अध्ययन है वो गति की विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 रहेगा यहाँ पे किसी वस्तु में गति करने में आवश्यकता होती है, यानी कोई भी वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें गति पैदा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। लचक की, बाह्य बल की, सहनशीलता, उपरोक्त में से कोई। दोस्तों मान लो कोई भी वस्तु है, यह वस्तु है स्थिर है, अब इसमें जो गति पैदा करनी है अपने को, ये गति पैदा करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस वस्तु पर क्या लगाना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 34 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बाह्य बल, यानी एक्सटर्नल फोर्स की यहाँ पे अपने को जरूरत पड़ेगी। कोई बाह्य बल लगाएंगे तब यह वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। चलिए दोस्तों क्लास को भी शेयर करते रहिए। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, खिलाड़ियों के घायल, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, खिलाड़ियों के घायल हो जाने पर वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, किसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, जैव यांत्रिक विज्ञान या इन सभी का। खिलाड़ी है वो इंजर्ड हो जाता है तो उसमें वैज्ञानिक अध्ययन किसका करते हैं। प्रश्न नंबर 35 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। ध्यान रखना है इसके अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स तीनों का, यानी ध्यान रखना है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स तीनों का अध्ययन अपन यूज करके खिलाड़ी की जो घायल अवस्था है, इंजरी है, उसको ठीक करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, 36 रहेगा दोस्तों यहाँ पे हृदय पेशियाँ कार्य करती है। जो हार्ट की पेशी है वो कार्य करती है, वो कैसे कार्य करती है, कुछ समय के लिए, जीवन पर्यंत, इच्छानुसार या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हार्ट की पेशी कौन सी है, हृदय पेशी कौन सी है, तो वो मायोकार्डियम रहेगी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है मायोकार्डियम है वो यहाँ पे हार्ट की पेशी होती है और ये कार्य कैसे करती है। प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर रहेगा दोस्तों ये जीवन पर्यंत, यानी जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक कार्य करता रहता है और ये इसने कार्य करना बंद कर दिया तो यहाँ पे व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, जैव यांत्रिकी विज्ञान जिसे अपन बायोमैकेनिक्स के नाम से जानते हैं का अध्ययन किया जाता है, यानी जैव यांत्रिकी बायोमैकेनिक्स है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जीवित प्राणियों द्वारा लगाए हुए बल का, गुरुत्व केंद्र का या उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं।
प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे, ध्यान रखना, उपरोक्त दोनों, यानी जीवित, जो भी जीवित प्राणी है, चाहे पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, उनके द्वारा जो बल लगाया जाता है उसका अध्ययन, और गुरुत्व केंद्र यानी CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ध्यान रखना है दोस्तों, उसका भी अध्ययन किसमें करते हैं, वो जैव यांत्रिकी बायोमैकेनिक्स में करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 38, दिशा व परिणाम। दोस्तों ध्यान रखना है, दिशा व परिणाम होने के कारण बल एक क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दिशा और परिणाम होने के कारण बल क्या है, यानी बल में क्या है, दिशा भी है और परिणाम भी मिलता है, तो इसका लिए बल क्या है, सदिश, अदिश, उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सदिश राशि है, क्योंकि अपन कोई वस्तु है, मान लो ये है, तो इसके अपन धक्का लगा रहे हैं इस साइड में, तो इसकी दिशा भी फिक्स है कि ये आगे ही जाएगी, और इसका परिणाम भी है कि ये परिणाम क्या होगा कि ये कितनी दूर आगे जाएगी, वो अपन इसका नाप सकते हैं कि इतनी दूर आगे चली गई। तो वस्तु की दिशा और परिणाम दोनों होने पर बल क्या, सदिश राशि रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की गतिविधियों में खिलाड़ी गति उत्पन्न करते हैं, कौन सी गति उत्पन्न करते हैं, बाहरी बल द्वारा, मांसपेशी बल द्वारा, या फिर उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन है, उसमें खेलकूद की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उसमें खिलाड़ी गति उत्पन्न कैसे करता है, यानी मांसपेशियों का बल जिसे अपन इंटरनल फोर्स के नाम से जानते हैं, बाहरी बल जिसे अपन एक्सटर्नल फोर्स, या फिर उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 39 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मांसपेशी बल यानी आंतरिक बल होता है उसके द्वारा, जिसे अपन नेचुरल फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, इसे अपन नेचुरल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, अरस्तु ने अपनी किस पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिकी व्यवस्था माना है, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, अरस्तु ने अपनी किस पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिकी व्यवस्था माना है वो अपने यहाँ पे बताना है। पार्ट्स ऑफ एनिमल, मूवमेंट्स ऑफ एनिमल, प्रोग्रेस ऑफ एनिमल्स, या उपरोक्त में से कोई। अरस्तु ने अपनी किस पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिकी व्यवस्था माना है, यानी उसके शरीर को मैकेनिक्स की दर्जा दिया गया है। प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मूवमेंट्स ऑफ एनिमल, यानी जो पशु है उनके मूवमेंट के आधार पर उसने शरीर के द्वारा उसमें क्या मूवमेंट हो रहा है उसके आधार पर उसने मैकेनिक्स का उपयोग किया है, तो यहाँ पे मूवमेंट्स ऑफ एनिमल रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, किससे खेलों में संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके द्वारा खेलों में संतुलन बैलेंस बनाने के लिए अपने को यहाँ पे सहायता मिलती है। शरीर का असंतुलन होना, गुरुत्व केंद्र, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 41 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गुरुत्व केंद्र यानी CG होती है, CG के द्वारा अपन शरीर का बैलेंस बनाए या संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 42, किन्शियोलॉजी की अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे किन्शियोलॉजी है, इसकी इंग्लिश को वर्जन भी अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए, यानी कौन सी यहाँ पे जो इसकी स्पेलिंग है वो सही रहेगी किन्शियोलॉजी से संबंधित। प्रश्न नंबर 42 बताना है दोस्तों, और क्लास को भी शेयर करना है दोस्तों। यहाँ पे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करने में कमी ना रखे दोस्तों, आप शेयर और लाइक करते रहे, और 50 से ज़्यादा अपने को यहाँ पे इसकी लाइव की संख्या पहुंचानी है वो जरूर आप कर सकते हैं, तो एक बार जरूर करें, कोशिश करें दोस्तों। प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे किन्शियोलॉजी की जो सही स्पेलिंग रहेगी वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी इसकी जो स्पेलिंग अपने को मिलेगी वो काइनन प्लस लॉजी से संबंधित किन्शियोलॉजी रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, पानी में तैरने वाले सजीव प्राणियों की गति का अध्ययन किया जाता है, यानी पानी के अंदर जो जितने भी सजीव, निर्जीव बात नहीं है दोस्तों, पे सजीव प्राणी है उनकी गति का अध्ययन किस में किया जाता है, द्रव्य गति विज्ञान, वायु गति विज्ञान, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे द्रव गति विज्ञान, यानी लिक्विड से संबंधित जो किन्शियोलॉजी रहेगी वो यहाँ पे द्रव गति विज्ञान के अंदर पानी में तैरने वाले जीवित प्राणी जैसे मछली है, पानी के अंदर सांप है, या और कोई जानवर है, उनका गतियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखिए, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद से संबंधित तैराकी में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद से संबंधित तैराकी में प्रशिक्षण के लिए क्या आवश्यक है वो अपने यहाँ पे बताना है। जैव यांत्रिक विज्ञान, खेलों का आर्थिक पक्ष, ये सभी, या फिर उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है जैव
यांत्रिकी विज्ञान यानी बायोमैकेनिक्स है वो यहाँ पे कार्य करेगी तैराकी के अंदर प्रशिक्षण देने के लिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, गति के नियमों को प्रतिपादित करने का श्रेय किसे मिला, यानी गति के नियम है उसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, बनाया गया है, वो अपने यहाँ पे बताना है। गति विज्ञान के जो गति विज्ञान है किन्सोलॉजी है उसके गति है उसके नियमों को प्रतिपादित करने का श्रेय किसे मिलता है। प्रश्न नंबर 45 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन है। इसने गति के 3 नियम, इन्हें 3 नियम कौन से बताए थे, जड़त्व का नियम, संवेग या त्वरण का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी 3 नियम दिए थे वो गति के नियम सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियमों का प्रतिपादन किया गया है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बता भी दिया है कि न्यूटन ने गति के कितने नियम बताए थे। प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे 3 नियम बताए थे गति के, जिसमें पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे अपन स्थिर जड़त्व यानी जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं, जड़त्व। दूसरा नियम है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन यानी त्वरण का नियम, और तीसरा नियम रहेगा दोस्तों वो रहेगा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व त्वरण और प्रतिक्रिया संबंधी नियम। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है न्यूटन के प्रथम नियम को माना जाता है, न्यूटन है उसके प्रथम नियम को अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 47 सही आंसर रहेगा दोस्तों न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे अपन गैलीलियो का नियम भी और जड़त्व का नियम भी जानते हैं, यानी दोनों रहेगा। अब दोस्तों आप जानते हो कि प्रथम नियम वो जड़त्व का नियम है, लेकिन ये नियम है न्यूटन ने किससे प्रेरित होकर खोजा था, तो वो गैलीलियो से प्रेरित होकर खोजा था, इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को अपन जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 48 रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे जैव यांत्रिकी विज्ञान यानी बायोमैकेनिक्स है हमें ज्ञान मिलता है। बायोमैकेनिक्स है जैव यांत्रिक विज्ञान है, उसमें किसका अपने को किसका नॉलेज मिलता है, बल आघूर्णन का, गुरुत्व केंद्र संतुलन का, ऊर्जा सामर्थ्य कार्य या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों बायोमैकेनिक्स है उसके अंदर अपने को प्रश्न नंबर 48 का आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी, यानी इन सभी का अपने को यहाँ पे नॉलेज मिलता है, जानकारी मिलती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, खेल प्रशिक्षक खिलाड़ियों का परिचित करवाता है, यानी जो खेल प्रशिक्षक है कोच है वो खिलाड़ियों को किसके बारे में जानकारी देता है या परिचित करवाता है वो अपने यहाँ पे बताना है। किसके बारे में परिचित या नॉलेज करवाता है, कौन, खेल प्रशिक्षक यानी कोच। काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 49 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त दोनों, यानी काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेटिक्स को अपन बोलते हैं बल गति विज्ञान, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे बल गति विज्ञान यानी गति पर पड़ने वाले बल का प्रभाव, और काइनेमेटिक्स को बोलते हैं अपन शुद्ध गति विज्ञान यानी सिर्फ गति का ही अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 गति के प्रकार है दोस्तों, यहाँ पे गति है मूवमेंट है, इसके प्रकार पूछे गए हैं वो कौन से अपने को यहाँ पे बताना है। रेखीय गति यानी लीनियर मोशन, दोलन, वृत्तीय गति, अनियमित गति या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 50 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी है, ये मूवमेंट्स यानी गति के प्रकार रहेंगे, लीनियर, अनियमित, दोलन और वृत्तीय यानी घूर्णन गति, ये सभी इसके प्रकार रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 51 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 न्यूटन के गति के तृतीय नियम को कहा जाता है। दोस्तों जो न्यूटन है इसके तृतीय नियम, थर्ड नियम है, उसको क्या कहते हैं, क्योंकि न्यूटन 3 गति के नियम बताए थे, तो उसमें जो तीसरा नियम है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है वो थर्ड नियम कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52, क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। प्रश्न उत्तरी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, समझ में आपको थोड़ी ज़रूर दिक्कत हो सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज के। प्रश्न नंबर 52 देखें दोस्तों, किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है, यानी कोई भी गतिमान वस्तु है उसको अपन रोक कैसे सकते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। गुरुत्व बल के प्रभाव से, हवा के प्रतिरोध से, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों कोई भी वस्तु है, ये वस्तु मान लो यहाँ से चल रही है, आगे से आगे चलती जा रही है, तो इसको अपन कैसे रोक सकते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इस पर दोस्तों प्रश्न नंबर 52 का जो सही आंसर रहेगा वो रहने वाला है उपरोक्त दोनों, यानी इसके अपन CG गुरुत्व के प्रभाव से, यानी घर्षण बल, इस पर घर्षण बल भी लगता है, हवा का बल भी लगता है, प्रतिरोध बल लगता है, सभी लगते हैं इसके ऊपर, इसके द्वारा, और अपन यहाँ पे खुद अपन इससे प्रेशर देकर रोक सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ सभी प्रकार से अपन इसको मूवमेंट करके रोक सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखें दोस्तों, ब्रह्मांड में दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को कहते हैं, यानी जितने भी पिंड है ब्रह्मांड के अंदर, मान लो इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी दो पिंडों के बीच में जितना भी बल लग रहा है एक दूसरे से, वो क्या कहलाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। शारीरिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, आंतरिक बल, या फिर ये सभी। प्रश्न नंबर 53 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान रखना है, गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे पिंडों के बीच में लगने वाला बल रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 देखें दोस्तों, यदि गतिमान वस्तु पर वायु प्रतिरोध, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित हो तो वस्तु कैसी स्थिति में रहेगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी जितने भी कोई वस्तु है, मान लो वो गति कर रही है और उस पर ये बल बिल्कुल भी नहीं लग रहे, तो वो वस्तु कैसी स्थिति में रहेगी, सदैव गतिमान रहेगी, स्थिर अवस्था में रहेगी, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 54 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वह वस्तु सदैव गतिमान ही रहेगी, क्योंकि उस पर घर्षण बल भी नहीं लगेगा, प्रतिरोध बल नहीं लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा, और वस्तु कैसी अवस्था में है, गतिमान, तो वो चलती ही रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 55, तैराक तैरते समय, ध्यान रखना दोस्तों, जो स्विमर होता है वो तैरते समय पानी को पीछे धकेलता है, क्यों धकेलता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। परिणाम स्वरूप आगे बढ़ता है, यानी वो पानी को पीछे धकेलता है तो खुद आगे बढ़ता है, स्थिर अवस्था में रहता है, दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, वो रहने वाला है कि तैराक तैरते समय पानी को पीछे धकेलता है, इसके परिणाम स्वरूप वो क्या है, खुद का शरीर आगे बढ़ता है, क्योंकि वो पानी है, पानी को जैसे ही वो पीछे फेंकेगा तो खुद तैराक आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे तैराक आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 56 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 56 रहेगा दोस्तों, हमें न्यूटन के गति के जो तृतीय नियम है उसके उदाहरण अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों पहली बात तो अपने को ये भी पता होनी चाहिए कि न्यूटन का जो थर्ड नियम है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना है क्रिया प्रतिक्रिया, यानी एक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, उससे न्यूटन का तृतीय नियम। और इसका उदाहरण कौन सा है, तैराक का पानी को पीछे धकेलना जिसके कारण वो आगे जाता है, बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे धक्का लगना, क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे खींचना, क व ख दोनों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे क और ख। ध्यान रखना है, क और ख दोनों, यानी ये है वो नियम, थर्ड नियम का उदाहरण रहेंगे। साथ ही में दोस्तों गेंद, क्रिकेट की जो गेंद है उसको कैच पकड़ते समय हाथ को पीछे खींचते हैं, यानी उसकी स्पीड को कम करने के लिए हाथ को पीछे खींचते हैं, तो ये सेकंड नियम के अंतर्गत आएगा, यानी लॉ ऑफ एक्सीलरेशन के अंतर्गत आएगा, यानी सेकंड नियम का उदाहरण रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 देखिए दोस्तों, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड का वेग कैसे होगा। यानी दोस्तों निर्वात किसे कहते हैं, तो निर्वात का मतलब है ऐसी कोई भी चीज़, वस्तु मान लो, या ऐसा कोई भी पाइप मान लो जिसके अंदर, ध्यान रखना है दोस्तों, बिल्कुल भी ये पाइप है और इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरह का हवा का बल नहीं है, यानी बिल्कुल हवा नहीं है इसके अंदर, कोई घर्षण बल नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई बल नहीं है। फिर इसके अंदर अपन कोई वस्तु गिरा देते हैं तो वो गिराने पर वो वस्तु का वेग कैसा होगा, तो प्रश्न नंबर 57 और सही आंसर रहेगा दोस्तों एक समान होगा, क्योंकि अंदर उसके ऊपर किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा, इसलिए वो वस्तु समान अवस्था में गिरेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति
का पृथ्वी पर भार कितना है 60 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। कोई व्यक्ति है उसका पृथ्वी के ऊपर ध्यान रखना है 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। प्रश्न नंबर 58 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे 10 किलोग्राम। ध्यान रखना है दोस्तों कितना ग्राम होगा 10 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पर जितना बल है उसका 1/6। ध्यान रखना है दोस्तों पृथ्वी पर जितना बल है उसका 1/6 चंद्रमा पर होता है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों, मानव शरीर, ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 59, मानव शरीर को अक्षों में विभाजित किया जाता है, यानी अक्ष है वो कितने अक्षों में विभाजित करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अक्ष जिसे अपन प्लेन के नाम से जानते हैं, सॉरी तल के नाम से जानते हैं, यानी फ्रंटल अक्ष, सेजिटल और हॉरिजेंटल, सॉरी वर्टिकल अक्ष, यानी 3 अक्ष होते हैं फ्रंटल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। 3 अक्ष होते हैं और 3 ही प्लेन होते हैं। तो मानव शरीर को कितने अक्षों में विभाजित करते हैं। प्रश्न नंबर 59 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 3 अक्षों में से अपन डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 देखिए दोस्तों, शरीर को कितने तल में विभाजित किया जाता है। मैंने बताया था दोस्तों 3 ही अक्ष और 3 ही प्लेन होते हैं। तो 3 अक्ष कौन कौन से हो गए, फ्रंटल अक्ष, सेजिटल अक्ष और वर्टिकल अक्ष। लेकिन 3 तल मतलब प्लेन, तो 3 प्लेन होते हैं, उसे अपन फ्रंटल प्लेन, सेजिटल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन का नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 3 प्लेन और 3 ही अक्ष होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 61 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 61, मानव शरीर के अक्ष है, एक्स कौन से है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं 3 अक्ष मैंने बताए थे, फ्रंटल अक्ष, सेजिटल अक्ष और वर्टिकल अक्ष। तो यहाँ पे अक्ष के बारे में पूछा गया है, तो 3 अक्ष जिसे अपन हिंदी में उर्दू पार्श्विक और समतीर्थार्ध अक्ष के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 61 का सही आंसर रहेगा। यहाँ पे उपरोक्त सभी है वो तीनों अक्ष के प्रकार रहेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 61 सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 देखिए दोस्तों, मानव शरीर के तल है, तल का मतलब प्लेन है, वो प्लेन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैंने बताया था 3 ही प्रकार के प्लेन और 3 ही प्रकार के एक्स होते हैं। लेकिन प्लेन में फ्रंटल प्लेन, सेजिटल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन आता है। तो प्रश्न नंबर 62 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, ये तीनों ही प्लेन प्रकार रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 देखिए दोस्तों, कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी पर वापस क्यों आ जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी कोई वस्तु है, कोई गेंद है, मान लो उसको अपन ऊपर फेंकते हैं, कुछ दूरी पर जाके फिर वापस आती है, क्यों, क्योंकि अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 63 कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि 2 पिंडों के बीच में जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल। अभी यहाँ पे 2 पिंड कौन से हुए, एक पृथ्वी और दूसरा यहाँ पे चंद्रमा। ध्यान रखना है एक पृथ्वी और चंद्रमा का दोनों का जो बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उस पर कोई वस्तु फेंकेगी तो पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेगी उसको। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 देखिए दोस्तों, महान वैज्ञानिक गैलीलियो प्रसिद्ध है। इन जो गैलीलियो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, जड़त्व के नियम के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के कारण, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 64 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है जड़त्व के नियम के कारण ही गैलीलियो प्रसिद्ध है। क्योंकि जड़त्व, सबसे पहले जड़त्व के बारे में किसने बताया था, गैलीलियो ने। और गैलीलियो से प्रभावित होकर जड़त्व के नियम किसके द्वारा दिए गए, तो वो न्यूटन ने दिए थे। गति के 3 नियम वो जड़त्व से, वे गैलीलियो से प्रभावित होकर दिए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 देखिए दोस्तों, जिस स्थान पर तीनों तल मतलब प्लेन मिलते हैं उस स्थान को अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। मध्य बिंदु, कोऑर्डिनल पॉइंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें 3 यानी फ्रंटल, सेजिटल और हॉरिजॉन्टल तीनों प्लेन मिल जाते हैं, वो बिंदु क्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 65 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है, इसे अपन कोऑर्डिनल पॉइंट के नाम से जानते हैं। कोऑर्डिनल पॉइंट या प्लेन भी कहते हैं, जिसे अपन CG के बिंदु से नाम देते हैं, यानी CG, इसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनल पॉइंट को शरीर का कहते हैं, यानी कोऑर्डिनल पॉइंट है जिस पर तीनों प्लेन मिलते हैं, उसे अपन शरीर का किस नाम से जानते हैं। शारीरिक स्थिति, गुरुत्व, मध्य बिंदु या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं।
चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 66 को अपन मैं बताया था कि इसे अपन गुरुत्व का मध्य बिंदु सेंटर ऑफ ग्रेविटी CGB अपन इसे कह सकते हैं, यानी कोऑर्डिनल प्लेन को अपन CGB कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 देखिए दोस्तों, मानव शरीर क्रिया आरंभ करने से पूर्व, ध्यान रखना है करने से पूर्व की स्थिति क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। जो मानव शरीर है वो कार्य करने से पूर्व की स्थिति है वो क्या कहलाती है? मूलभूत प्रारंभिक अवस्था, शारीरिक रचना प्रारंभिक अवस्था, कह दोनों, या फिर कोई नहीं। प्रश्न नंबर 67 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी उपरोक्त दोनों है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। शरीर की मूलभूत प्रारंभिक अवस्था भी कहलाती है और शरीर रचना प्रारंभिक अवस्था, शरीर की रचना है उसकी प्रारंभिक अवस्था भी कहलाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 देखिए दोस्तों, एक ही आकार के लोहे के गोले, ध्यान रखना है एक ही आकार के लोहे के गोले और फुटबॉल में जड़त्व किसका अधिक होगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। जड़त्व का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे एक जगह स्थिर रहने की अवस्था किसकी अधिक होगी, यानी एक ही आकार तो एक ही है दोनों का, ध्यान रखना है एक ही आकार है, एक लोहे का गोला है एक फुटबॉल है, ये एक लोहे का गोला है और एक फुटबॉल है, तो इन दोनों में से एक जगह जड़त्व यानी स्थिर रहने की क्षमता किसकी होगी? तो प्रश्न नंबर 68 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है लोहे के गोले की जो एक जगह रहने की अवस्था है वो स्थिर ज़्यादा रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अपन ने 68 प्रश्नों का एनालिसिस किया है और कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में से रहे। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। और दोस्तों कल सुबह 9 बजे, ध्यान रखना है कल सुबह 9 AM पर आप कोशिका का पार्ट नंबर 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी की क्लास भी जरूर लें। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।